विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 में संकलित पाठ जूझ। इसके लेखक हैं आनंद यादव। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन में किए गए संघर्ष का वर्णन किया है। किस प्रकार उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष किए और उन संघर्ष से लड़ते हुए एक प्रसिद्ध लेखक बने। साथ ही हम पढ़ेंगे कि उस समय का जो मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज था, उसके किसान और मजदूर किस तरह अपने जीवन में संघर्ष करते थे। साथ ही साथ हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषय की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया तथा खेती के काम में लगा दिया। उसका मन पाठशाला के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे पिटाई का डर था। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि समय के अनुसार इससे उनका लाभ घट रहा था। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू होता है, जहाँ गन्ने से रस निकालकर गुड़ बनाया जाता है। क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके। पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था, इसीलिए लेखक के पिता ने इस वर्ष जल्दी कार्य शुरू किया और वे जल्दी ही निपट गए। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी तथा वह बाल्टी में भर भर कर उसे पानी दे रहा था। अच्छा मौका देखकर वह माँ से पढ़ाई की बात करता है। तब माँ ने अपनी बेबसी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर तेरे पिताजी गुस्सा होते हैं। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। माँ तैयार हो गई, क्योंकि वह बच्चे की तड़पन समझती थी। इसीलिए रात को लेखक की पढ़ाई के बारे में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई और उनसे सारी बात बताई। उसने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव में आज़ादी के साथ घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। पहले ही मेरा 1 साल खराब हो चुका है। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना और थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। माँ बेटे ने राव को सावधान किया कि हमारे आने की बात उसे मत बताना। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। रात को दादा घर पर आया। आते ही माँ ने उन्हें कहा कि वह साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी। तब उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर इधर भेज देना। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने चला गया। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? लेखक ने बताया कि वह 5वीं में था, पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया। उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है। बीबी व बच्चों को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह घूमता है तथा अपनी मस्ती के लिए
लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़। यदि यह मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। तब लेखक के पिता ने लेखक पर गलत आदतों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह कंडे बेचता है, चारा बेचता है, सिनेमा देखना और जुआ खेलना, खेती व घर के काम पर ध्यान भी नहीं देता है। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें खुश कर दिया। देसाई ने पूछा कि कभी नापास तो नहीं हुआ, अर्थात कभी असफल तो नहीं हुआ। लेखक के मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में उसने रत्नाप्पा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। स्कूल से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, ढोर अर्थात पशु, और खेतों में ज़्यादा काम होने पर स्कूल से गैर हाजिर रहना होगा। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। वह अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया। कक्षा के शरारती लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू की। तभी मास्टर जी आ गए। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की, परंतु असफल रही। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी व 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की मंगवाई ली। धीरे धीरे लड़कों से उसका परिचय बढ़ गया। कक्षा में मंत्री नामक मास्टर आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वे लड़के की पीठ पर घूंसा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। इस कक्षा में वसंत पाटिल नाम का कमज़ोर शरीर वाला वह होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। जल्दी ही वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा। विद्यालय में मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक सौंदलगेकर थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थीं। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े कि अभिनय करके भावबोध कराते। वे स्वयं भी कविता करते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। खेत पर पानी लगाते समय या डोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविता गाता था। वह उन्हीं की तरह अभिनय करता। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, नृत्य कर सकता था। उसने कविता गाने की अपनी कला विकसित की। अब वह कविता को अभिनय के साथ गाने लगा और उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उसे 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी कहने लगे थे। सौंदलगेकर स्वयं कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी तरह ही हाड़ मास का मनुष्य ही होता है।
लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती, लता व कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता है। भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता तथा मास्टर को दिखाता। कविता लिखने के लिए वह कागज़ व पेंसिल रखने लगा। उसके न होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। याद हो जाने पर उसे पोंछ देता। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता था। कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते। वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता करने के लिए अनेक तरीके सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। उसे शब्दों को महत्व समझ में आने लगा। इस प्रकार लेखक ने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्ष किए और उन संघर्षों को पार करते हुए अंत में मराठी के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक बने। हमें भी अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए हमें उन संघर्ष का, उन मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।